नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस चैनल पर डेली करंट अफेयर में 9 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जो आगामी परीक्षाएं जैसे CHSL है, CGL है, SSC बैंकिंग और IB, साथ साथ CPO SI, बिहार SI, UP SI, राजस्थान पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए यह खबरें लाभदायक सिद्ध होंगी। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला है, राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, तो कोरोना नामक महामारी के बावजूद प्रवासी समुदाय की भावनाओं को देखते हुए 16वां, ये अब महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, पहला पॉइंट, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों, यह आयोजन वर्चुअल होगा। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए 1 पॉइंट ये मिल गया। दूसरा क्या है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये थीम है इस बार का, कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। तो यह इसका जो इस बार का विषय है, ये भी परीक्षा में आ सकता है। उद्घाटन सत्र के दौरान सूरीनाम देश है, कहाँ है अवस्थित दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, उत्तर पश्चिम तट पर स्थित देश है, जिसकी राजधानी पारमारिबो है। तो वहां के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोस्तों, यही नहीं, बहुत सारे देशों में जैसे मॉरिशस है, फिजी है, सेशेल्स है, कोमोरोस है, इन सारे कह सकते हैं कैरेबियन द्वीपों में भी, जैसे कमला प्रसाद विशेषर, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो इस तरह से हमारे देश के भारतीय पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो वहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में यानी सूरीनाम के, ये भी प्रश्न, तो यह तीसरा प्रश्न आ जाएगा कि इस बार के 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन हैं। तो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। तो 3-4 बिंदु मिल गया। अब दोस्तों, ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों आज ही के दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारत को स्वतंत्रता मिली। उनके विभिन्न सारे आंदोलन थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया, अहमदाबाद, खेड़ा, फिर जो है असहयोग आंदोलन, फिर आगे बढ़ते हुए भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार, सबने अयोध्या आंदोलन, इन सभी यानी 1915 से लेकर, इसीलिए कहा भी जाता है 1919 से लेकर 1947 के युग को गांधी युग कहा जाता है। और इस तरह से भारत को स्वतंत्रता मिली। तो दोस्तों, इसी दिन हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन हुआ था, 9 जनवरी 1915 को। और यही कारण है कि हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और यह सबसे पहले 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान भी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के नामों की भी घोषणा की जाएगी, और वह आज से स्टार्ट हो गया है। तो यह 4-5 बिंदु हैं। ये कब से शुरू हुआ, 2003 से। मुख्य अतिथि कौन थे, ये थे। किस लिए मनाया जाता है, महात्मा गांधी के आने की वजह से। ये कौन सा था, 16वां था। इस बार का थीम विषय क्या है, याद रखेंगे, आत्मनिर्भर भारत में सहयोग। तो यह पॉइंट है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कृषि संजीवनी वैन। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, ने बेंगलुरु में 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी यह केंद्रीय सहायता के साथ, यानी केंद्रीय योजना है, इसके तहत राज्य कृषि विभाग द्वारा इन वैन को लॉन्च किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है, यानी इसका उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं को ले जाने के लिए स्थितियों का अध्ययन करना, यानी कीट नियंत्रण, मृदा की उर्वरता, हाँ, यानी कि उसमें सॉइल में कौन सा, उसकी उर्वरक क्षमता क्या है, उसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, किसमें कमी पाई जाती है, किस किस इस मृदा में, यह किस प्रकार की मृदा है, इसमें कौन से खनिज की अधिकता है, कौन कम है, इन सब की चर्चा
की जाएगी, इसमें कौन सी फसल इस मृदा के लिए उपयुक्त रहेगी, तो यही इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो फसलों को उगाने वाली यानी उगाने वाली जो मिट्टी, पानी और कीटों के आधार पर कृषि विभाग के कर्मी उपाय सुझा सकते हैं, तो यह इसका उद्देश्य है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, डीम्ड यूनिवर्सिटी विल नाउ बी एबल टू ओपन कैंपस अब्रॉड, यानी अब हमारे देश के साथ साथ भारत के बाहर भी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। और अब इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस यानी इसको IOI इसको कहते हैं, याद रखना, का दर्जा पाने वाली डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विदेश में भी अपना कैंपस खोल सकेंगी। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संशोधित यूजीसी, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यूजीसी रेगुलेशन जिसको IOI डीम टू बी यूनिवर्सिटी 2021 लागू कर दिया गया है। और इसकी खास बात यह है कि ऐसे संस्थान भारत के अंदर भी 1 साल में 1 ऑफ कैंपस और 5 साल में 3 ऑफ कैंपस खोल सकेंगे। किसके तहत? इस संशोधित रेगुलेशन के तहत 2021 के तहत। और दोस्तों, यूजीसी के जो सचिव हैं प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से संशोधित यूजीसी रेगुलेशन 2021 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के तहत यूजीसी ने पहला ऐसा रेगुलेशन बनाया है जो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी में लागू होगा। हालांकि ऐसा यूनिवर्सिटी को यूजीसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। इन दोनों के अप्रूवल के द्वारा ही आप अब्रॉड में यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल प्रोग्राम के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन से भी अनुमति लेनी होगी। और दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण, जैसे अब ऑनलाइन व डिस्टेंट मोड से डिग्री मिल सकेगी, यानी ऐसे संस्थान ऑनलाइन पाठ्यक्रम के साथ डिग्री की पढ़ाई भी करवा सकेंगे। इसके अलावा डिस्टेंट मोड से पढ़ाई करवाने की भी आज़ादी होगी। स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट व रिसर्च प्रोग्राम में 500 छात्र रख सकेंगे। बहुविषयक डिग्री प्रोग्राम कम से कम 5 स्नातकोत्तर प्रोग्राम शुरू करने होंगे। इसमें यह सारी चीजें, इसमें प्रावधान दिया गया है। और दोस्तों, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु, यानी शुरू में क्या होगा कि कैंपस में 20 छात्रों पर 1 शिक्षक, फिर बाद में इसे 10 छात्रों पर 1 शिक्षक किया जाएगा। इसका मेन मकसद यही है कि शिक्षा में गुणवत्ता, छात्रों के मतलब सामूहिक विकास यानी उसके सभी प्रकार के विकास में यह पूरी सहभागिता करेंगे। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय छात्र शिक्षक अनुपात से अधिक होगा यह अनुपात, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न बन सकता है कि इसमें जो परिचार मतलब कह सकते हैं परिसर होगा या विश्वविद्यालय परिसर होगा जिसकी स्थापना की जाएगी, उसमें 60% नियमित, यानी नियमित का मतलब क्या है, रेगुलर स्थायी मतलब अध्यापक रखे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 40% शिक्षक को आप रख सकेंगे। इस तरह से शिक्षक होने के चलते गुणवत्ता शोध में सुधार होगा। नियमित शिक्षक अगर रहेंगे, वो लगातार, भाई मान लीजिए कि आज ये कोई टीचर आपने नियुक्त कर दिया, अगले साल आपने दूसरा कर दिया, अब वो अपने हिसाब से विद्यालय की देखरेख करेगा, तो इस तरह से इसमें बाधा पहुंचेगी। तो इसलिए 60% शिक्षक को नियमित रखा जाएगा, यह ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं जियो और भारती, यानी प्राइवेट संस्थान, जो प्राइवेट कंपनियां भी यूनिवर्सिटीज का स्थापना कर रही हैं, तो उनको इसका काफी लाभ मिलेगा। जैसे रिलायंस का जियो, एयरटेल की भारती यूनिवर्सिटी को भी इसमें लाभ मिलेगा। इस रेगुलेशन में ऐसे संस्थानों को ग्रीन फील्ड वर्क के तहत नियम व शर्तें लागू की गई हैं और 3 सालों में ग्रीन फील्ड के तहत नियम व शर्त को पूरा करना होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मामलों में। इंडिया टू चेयर 3K सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों, भारत 2 साल के लिए, यह भी प्रश्न पूछ सकता है कितने साल के लिए, तो 2 वर्ष के लिए होता है अस्थायी सदस्य बनेगा यूएनएससी का। हाँ, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 वर्ष का सदस्य, इसमें 3 मामलों का इसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद निरोधी समिति, लीबिया की प्रतिबंध समिति। यानी इन 3 पर जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति है। यह भी देखिए, पॉइंट याद रखिएगा। भारत को अपने कार्यकाल के दौरान शक्तिशाली 15 संयुक्त राष्ट्र के गैर सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता। अब यही पूछ लेगा कि कितनी समितियों की अध्यक्षता भारत करेगा, तो यह 3। वो कौन कौन सी है? तालिबान प्रबंध समिति। अब इससे क्या होगा, हम पाकिस्तान के ऊपर पकड़ अपनी मजबूत करेंगे। इसी तरह आतंकवाद निरोधी समिति, यह भी पाकिस्तान को हुई। इस तरह से लीबिया की प्रतिबंध। यह 3 समितियों में 2 समितियां तो पड़ोसियों को भी भारत दबाव में रखेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। और इस वर्ष भारत में इसके बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। ध्यान रखेंगे कि यह 1 जनवरी 2021 से 2 साल का कार्यकाल शुरू हो गया है। भारत 8वीं बार, यह भी मैं बता चुका हूं, 8वीं बार शामिल हो रहा है और 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, जो कि भारत की स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा होगा। तो यह इनमें 3-4 बिंदु हैं। और ध्यान रखना, यह भी पॉइंट मैं बता चुका हूं, 2021 में भारत के साथ और कौन कौन से देश हैं? नॉर्वे है, कीनिया है, आयरलैंड है, मैक्सिको इस परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, फतेह-1 रॉकेट सिस्टम। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, इसका नाम है फतेह-1 का परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। फतेह-1 हथियार प्रणाली पारंपरिक दुश्मन युद्ध को दुश्मन के इलाके में पहुंचने में सक्षम है। सेना के महानिदेशक मीडिया विंग मेजर जनरल बाबर इख्तियार के अनुसार फतेह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक को लक्ष्य को मार सकती है। इसमें देखिए चित्र दिखा रहा है, यानी पाकिस्तान भी पीछे पीछे लगा हुआ है। अगला है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न है, यानी इंडिया फ्रांस कोऑपरेट इन इंडो पैसिफिक इन स्ट्रेटेजिक डायलॉग। दोस्तों, भारत और फ्रांस वार्षिक रणनीतिक संवाद के दौरान, और इस संवाद में क्या मेन चर्चा है? आतंकवाद से निपटने की चर्चा। यानी भारत विश्व के विकसित देशों को समझाने में सफल रहा है कि आतंकवाद की समस्या कोई स्थानीय समस्या नहीं है, यह वैश्विक समस्या है। इसमें विश्व के देशों को आगे आना पड़ेगा। ऐसे में फ्रांस भी भारत के साथ खड़ा है। इसी तरह से समुद्री सुरक्षा की बात की जाए तो अभी देखिए, स्थलीय सुरक्षा के साथ साथ समुद्री सुरक्षा भी बहुत ही आवश्यक हो गया है। खासकर हिंद महासागर में विकसित देशों की दिलचस्पी ने भारत की ओर आकर्षित किया है। इसी तरह से हिंद प्रशांत, दोस्तों पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था, अब हिंद प्रशांत नाम लिया जा रहा है। और इसमें भी भारत की, देखिए हिंद प्रशांत, यह इस शब्द जो है भारत के महत्व को दर्शा रहा है दोस्तों। तो जैसे अहम मामलों की चर्चा तथा अपनी साझेदारी को उच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है हमारे देश के? अजीत डोभाल हैं, ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक मामलों के सलाहकार इमैनुअल बोन ने फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने, साइबर सुरक्षा, आज की बहुत बड़ी यह समझ लीजिए जरूरत बन गया है, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग समेत विभिन्न मामलों पर वार्ता की दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने। तो दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा मानचित्र में देख लीजिए, इंडो पैसिफिक रीजन क्या है? ये पूरा हिंद महासागर है, इसको इंडो, और इधर प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र। इसमें 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हमारा भारत और चीन। यहां पर सबसे जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत, चीन, अमेरिका, जापान, ये सब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस इंडो पैसिफिक रीजन में शामिल हैं दोस्तों। और आधा ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए देखिए इसको नहीं दिया गया है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण, यानी क्वाड जो बना हुआ है, क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान इसमें है ना, ध्यान रखेंगे। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इन 4 देशों का समूह है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह पहले एशिया पैसिफिक कहलाता था, अब यह नया विचार आ गया है इंडो पैसिफिक। पहले विश्व ने हिंद प्रशांत के बारे में बात करना शुरू किया, लेकिन जितनी तेजी से यह आगे बढ़ा वह काफी महत्वपूर्ण हो गया। आज रणनीतिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो गया है दोस्तों। तो इस तरह से पूरे विश्व की निगाहें अब यहीं पर हैं। तो हिंद और प्रशांत महासागर रणनीतिक दृष्टिकोण से आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सामरिक दृष्टिकोण से भी जुड़े हुए हैं। तो हिंद प्रशांत महासागर की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं यह 4 हैं, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की। तो इसमें यूके अपॉइंट्स बिजनेस मिनिस्टर आलोक शर्मा एज फुल टाइम COP26। दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को कहते हैं, COP।
तो जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी बैठक आगामी नवंबर में यानी 2021 में ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में होने जा रही है दोस्तों। तो कैबिनेट की भूमिका में यह रहे हैं आलोक शर्मा जी, आगरा से संबंधित हैं। ये ध्यान रखेंगे आगरा के मतलब इनका पैतृक स्थान है, तो अनिवासी भारतीय हैं। इनको अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बस इतना जानिएगा। तो कोप 26 सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा जिसे ब्रिटेन होस्ट करेगा और इसमें 200 देशों के प्रतिनिधि एक साथ इसमें आएंगे। अब बढ़ते हैं वनिता गुप्ता। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के लोग पूरे विश्व में हर देशों में कहीं न कहीं उच्च पद पर छाए हुए हैं। अब ये देखिए वनिता गुप्ता, ये कहाँ की हैं? हमारे देश के अलीगढ़, जो कि ताला नगरी कहा जाता है दोस्तों। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने 46 वर्षीय वनिता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नामित किया है। अलीगढ़ में महावीरगंज एवं मानिक चौक क्षेत्र में लोग खुश हो गए इनका नाम सुनते ही। और वनिता का संबंध महानगर के महावीरगंज के कोठीवाल परिवार, बहुत सम्मानित परिवार है। वनिता के पिता राजीव लोचन महावीरगंज के निवासी हैं और दाऊजी मंदिर कोठीवाल परिवार से संबंधित हैं ये। और वनिता गुप्ता अमेरिका की सम्मानित मानवाधिकार वकीलों में से एक हैं और सिविल सोशल राइट्स वकील और अमेरिकी सिविल लिबर्टी यूनियन की सर्वोच्च यह लॉयर हैं दोस्तों। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं जयश्री दास वर्मा का है। तो इनको जो है इजराइल ने एक मानद वाणिज्य दूत नियुक्त किया है। यानी भारत के उत्तर पूर्व में, यानी उत्तर पूर्व राज्यों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये इन राज्यों पर, यानी असम में इनका मुख्यालय होगा, यहाँ बैठेंगी कौन? जयश्री दास वर्मा। तो यानी उत्तर पूर्व में अपनी मौजूदगी और साझेदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत इजराइल ने क्षेत्र में एक मानद वाणिज्य दूत की नियुक्ति की है और इसका कार्यालय कहाँ होगा? असम में होगा। तो भारत में इजराइल के दूतावास के एक बयान के अनुसार दूतावास ने जयश्री दास वर्मा को क्षेत्र में मानद वाणिज्य दूत नियुक्त किया है, जिसका कार्य क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम होगा। तो इन सारे राज्यों पर रखेंगी नजर। ये वाणिज्य दूत बनी है, इनका नाम भी याद रखिएगा, जयश्री दास वर्मा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। न्यू इन्वेस्टर्स अवेयरनेस कैंपेन, पैसों को रोको मत, ये अभियान चलाया है IDFC म्यूचुअल फंड ने। तो दोस्तों यह जो अभियान है इसको किसने चलाया है, यही प्रश्न बन जाएगा। तो IDFC म्यूचुअल फंड। तो IDFC क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसी को IDFC कहा जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में शामिल करने की तिथि थी और 2000 से यह कार्य करना शुरू कर दिया था दोस्तों। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजीव लाल हैं। तो इस तरह से IDFC म्यूचुअल फंड ने पैसों को रोको मत नाम से अपना नवीनतम अखिल भारतीय निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के साथ IDFC म्यूचुअल फंड का लक्ष्य पारंपरिक से समकालीन के लिए धन सृजन से संबंधित वार्तालाप को स्थानांतरित करना है। तो इसका म्यूचुअल फंड का जो नया अभियान है, बचतकर्ताओं को निवेशकों को बनने और उनके निवेश के लिए स्मार्ट और आधुनिक म्यूचुअल फंड वाहन का पता लगाने का आग्रह करता है। इस तरह से यह 360 डिग्री अभियान आपके धन को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके से परे देखने और अपने लक्ष्यों को उपयोग करके परिसंपत्ति वर्ग और निवेश समाधानों में धन को आवंटित करने पर यह केंद्रित है और इस अभियान को TBWA इंडिया द्वारा बनाया गया है। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। नोवेल राइट अंडर आवर नोज। दोस्तों RBI के एक महाप्रबंधक R गिरधरन की यह पहली पुस्तक है, राइट अंडर आवर नोज। इसमें इन्होंने किताब में बताया है एक हत्यारा पुलिस की नाक के नीचे वैज्ञानिकों को समाप्त करने का प्रयास करता है, फोरेंसिक को यह विस्मित कर देता है, मतलब यह उलझा देता है। और जवाब में मुख्यमंत्री ने विजय को फोन किया, जिसे एक सप्ताह में संसद के शुरू, यानी ये इसमें यह कंटेक्स्ट है। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो यह बात मिलेगी, इसीलिए एक लाइन मैंने इसमें लिख दिया है। लेकिन मुख्य महत्वपूर्ण जरूरी क्या है, इस किताब का नाम और इसके राइटर, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं खेल समाचार
समाचारों में बहुत छोटी खबर है लेकिन जानते रहिएगा। विकास कृष्ण यादव रेडी फॉर टोक्यो ओलंपिक, यानी भारतीय पुरुष मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव अपने कैरियर के तीसरे ओलंपिक, यानी तीसरा ओलंपिक होगा जिसमें यह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगले साल टोक्यो में आयोजित, यानी इस साल ही होगा, होने वाला है। विकास तीसरी बार ओलंपिक में भाग लेने वाले दूसरे भारतीय पुरुष मुक्केबाज होंगे। उनसे पहले यह उपलब्धि विजेंदर सिंह के पास है। दोस्तों अगले साल क्या, अब इसी साल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2021 में, चूंकि पिछले साल ही होना था लेकिन कोरोना की वजह से बढ़ा दिया गया, अभी भी उसमें संशय है, आज भी खबर में आया हुआ है। और 2008 ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता था। तो ये स्वर्ण पदक के लिए पूरा प्रयासरत है विकास कृष्ण यादव। और सीधे पूछ लेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। दोस्तों आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंधु सभ्यता यह जो है सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, यानी भारत की सिंधु सभ्यता, इसमें इसके शहर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, रोपड़, चानूदड़ो। इस तरह से यह पूरी सभ्यता, और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों। इसमें बहुत प्रकार से प्रश्न आते हैं, हालांकि मैंने बहुत सारे बिंदु डालने का प्रयास किया है लेकिन ये भी कम है। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे हड़प्पा है किस नदी के किनारे है, रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, लोथल भोगवा नदी के, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। इसी तरह से तो यह जो है स्थल है, इसमें जैसे देखिए पहला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता, या इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का भी नाम लिया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया एवं चीन की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी, और इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल के, जो कि अभी कहां है, पाकिस्तान में है, और हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह भी पूछ लेता है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी तरह सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने 1921 में की थी, और कार्बन डेटिंग 14 के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल क्या है, 2350 बीसी से 1750 बीसी माना गया है। और रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का आविष्कार 1947 में शिकागो विश्वविद्यालय के विलार्ड फ्रैंक लिब्बी और उनके साथियों के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इस सभ्यता का जैसे उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, यानी नॉर्दर्न पॉइंट मांडा है, ये कहां है, जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद या महाराष्ट्र में, और ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु याद रखेंगे दोस्तों सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। यह भी पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ का जो नगर विन्यास है वह ग्रिड सिस्टम प्रणाली है, और सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत का नाम अन्नागार, हाँ, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी उसको कहते हैं, अन्नागार मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला, और मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार, यानी ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, ये दोनों याद रखना मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही है मृतकों का टीला। और लोथल क्या है, यहाँ पर बंदरगाह पाया गया, गोदीबाड़ा पाया गया, भोगवा नदी के किनारे बसा है, गुजरात में है। कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए जूते हुए खेत के प्रमाण मिले, और काली चूड़ियों के लिए भी जाना जाता है। सुरकोतड़ा में घोड़े के दांत के अवशेष पाए गए दोस्तों, ये ध्यान रखना। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक, अभी भी इसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं और जौ, हाँ, या इसको बारले भी कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता के जो वासी हैं मातृ देवी, यानी मातृ सत्तात्मक सत्ता, यानी पूजा करते थे, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और कालीबंगा का अर्थ ये है काली चूड़ियां। तो इस तरह से यह कुछ ही पॉइंट, इसमें सारे पॉइंट कवर नहीं हुए हैं लेकिन यह भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कभी न कभी एग्जाम में आए हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न, जो कि आप लोगों का सेक्शन है, बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं वैष्णवी मते, विश्वजीत कुशवाहा, संजय नेगी, उदय जी के, अभिषेक यादव, अर्पण नस्कर, देवयानी डे, मुन्नी कुमारी, अभिषेक यादव, अवनीत राठौर, अभिनाश साहू, अरविंद कुमार, शुभम रघुवंशी, ऋतिक सिंह, नीरज हिमता, राजेश कुमार, जितेंद्र त्रिपाठी, अभिषेक अचवाले, इस्माइल जैस, सूरज उपाध्याय, प्रवीण कुमार, संदीप यादव, विवेक कुमार, ज्ञान रंजन साहू, गौरव राय, विशाल सिंह, केदारनाथ राणा, किरण शाह, मनु शर्मा, इतने लोगों ने
आज उत्तर दिया, साथ में कमेंट भी किया। आशा करता हूं कि आगे और ज्यादा लोग इसका उत्तर देंगे। और आज लगभग काफी लोगों ने एक आध गलतियां हुई, आज बहुत ही अच्छा उत्तर, काफी अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने। यही चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह के उत्तर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 2002 में, 3 में, 4 में या 5 में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तीसरा क्वेश्चन, अंडर द रिवाइज यूजीसी रेगुलेशन Act 2021, what percentage of regular teachers of the university will be mandatory? यानी अनिवार्य होगा। 40% शिक्षक, 50%, 60% या 65%? हमने बताया था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य के रूप में कितने साल के लिए शामिल हुआ है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 की परीक्षण उड़ान का आयोजन किया? भारत, पाकिस्तान, ईरान या अफगानिस्तान? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन वाज अपॉइंटेड एज द फुल टाइम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन 26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, या इसको कॉप 26 कहेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। तो कॉप 26 में तो आलोक शर्मा को, वनिता गुप्ता को, रोहन शर्मा या पीडी शर्मा को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने पैसों को रोको मत नाम से अपना नवीनतम अखिल भारतीय निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है? आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने, या एल&टी म्यूचुअल फंड ने, या टाटा म्यूचुअल फंड ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अंडर आवर नोज पुस्तक के लेखक कौन है? शक्तिकांत दास, आर गिरिधरन, उर्जित पटेल या राकेश सिंह? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कृष्ण यादव का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी या निशानेबाजी? और दोस्तों अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहां पाया गया था? लोथल में, कालीबंगा में, मोहनजोदाड़ो में या हड़प्पा में? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। और दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।